कक्षा द्वादश के सभी प्यारे विद्यार्थियों को शुभ वंदन। तो विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय में अंतर्गत वितान पुस्तिका में हम आज चर्चा करेंगे मनोहर श्याम जोशी जी की। लेखक परिचय के बाद हम उनके द्वारा लिखी गई एक लंबी कहानी सिल्वर वेडिंग की चर्चा करने वाले हैं, उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। पहले मनोहर श्याम जोशी का जीवन परिचय। आपका जन्म 1935 कुमायूं में हुआ। कुमायूं यानी आपके उत्तराखंड के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न और धारावाहिक लेखक। लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने विज्ञान में स्नातक की। दिनमान पत्रिका जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब निकालते थे, संपादन करते थे, उसमें आप सहायक संपादक के पद पर रहे और साथ में ही साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। 1984 में आप भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए आपने पटकथा लिखी, जो आपने मृत्यु पर्यंत तक स्वतंत्र लेखन के रूप में जारी रखा। आपकी रचनाओं में कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्ल्यूज की हैरानी, हमजाद, क्या आप ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह रहे हैं? क्या आप एक प्रसिद्ध कहानी रही है? एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सा गो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन और इस देश का यारों क्या कहना जैसे आपने व्यंग्य संग्रह लिखे। बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह लिखा। लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र जैसे संस्मरण भी आपने लिखे। हम लोग, बुनियाद और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे शानदार टेलीविज़न धारावाहिक आपने लिए। आपको क्या प्रसिद्ध रचना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपका निधन 2006 दिल्ली में हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कहानी के सारांश की, कथानक की। कहानी एक प्रलंब कहानी है इनकी। मनोहर श्याम जोशी जी ने अन्य रचनाओं से ये अलग दिखती सी है, पर वास्तविक रूप से है नहीं। ये कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिर परिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा समाज और एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जाते हैं। जो हुआ होगा और सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कुछ हद तक अनुचित, ये दो जुमले इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध करते हैं। ये कहानी के बीज वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो सम हाउ इम्प्रॉपर यानी जो कुछ हद तक जो अनुचित है में एक निर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू के भीतर के आंतरिक द्वंद्व है। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोधर बाबू इन परिस्थितियों का जिम्मेदार किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की तरक्की से खुश होते हैं, वहीं सम हाउ इम्प्रॉपर यानी कुछ हद तक अनुचित भी उनको लगता है, अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जिसमें अपनों में परायापन पैदा करे। इसी द्वंद्व के साथ इस कहानी को यशोधर बाबू के बहाने देश के प्रॉपर विकास में बाधक सम हाउ इम्प्रॉपर, कुछ हद तक अनुचित, ऐसे तत्वों की तलाश के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग कहानी का आरंभ होता है कार्यालय में एक सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी वाई.डी. पंत, जिनका हिंदी में कहें तो यशोधर बाबू, यशोधर पंत नाम है, और वो बहुत सारी फाइलें लेकर बैठे हैं। तभी उनका ध्यान दीवार पर लगी हुई घड़ी पर जाती है, जिसमें 5:25 हुए हैं, जबकि उनके हाथ की घड़ी पर 5:30 हुए हैं। तो इस प्रकार से 5 मिनट का जो अंतर है, उन्हें ये लगता है कि कुछ ऐसे मातहत यानी अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो पंत जी के कारण उन्हें भी रुकना पड़ता है, उनकी तरह है, यानी ये भी उनकी तरह पीछे चल रहे हैं। अच्छा, पंत जी की एक आदत थी कि जाते जाते सभी जूनियर को मनोरंजन करके वो जाते थे, और ये परंपरा उनको किशनदा से मिली थी। यानी किशनदा, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, कि कृष्णानंद पांडे से मिली।
अब उन्होंने फाइलें रख दी और जहाँ ही रहे थे तभी उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी मजाक मनोरंजन किया जाए। तो अभी तुरंत ही हाल ही में एक असिस्टेंट पद पर, असिस्टेंट ग्रेड पर अर्थात सहायक के पद पर एक बालक आया था जिसका नाम है चड्डा। अब वो आधुनिक हैं। यहाँ मनोहर श्याम जी लिखते हैं कि बड़े चौड़ी मोहरे वाली पतलून पहनता है, ऊंची एड़ी वाले जूते पहनते हैं और जो वाईडी पंत साहब को सम हाउ इम्प्रॉपर लगता है, यानी कुछ हद तक अनुचित लगता है और थोड़ा बदतमीज़ भी है। और वो बोलता है कि बड़े बाबू आपकी ये चूनेदानी का क्या हाल है, क्या वक्त सही देती है? तो पंत जी कहते हैं बिल्कुल मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। अब वो धृष्ट जो चेहरा चढ़ा उसने और धृष्टता प्रकट करनी चाहिए और वो फिर बोल पड़ता है कि बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाबू, अब तो डिजिटल लो, डिजिटल एक जापानी घड़ी खरीद लो, बड़ी सस्ती मिल जाएगी। अब इस पर वाईडी पंत साहब कहते हैं कि सस्ती तो मिल जाएगी लेकिन ये मेरे शादी में मिली है। हाँ, हम पुरानी चाल के हैं, हमारी घड़ी पुरानी चाल की हैं, अरे यही बहुत हैं, अब तक टाइम टू टाइम चल रही हैं, राइट टाइम चल रही हैं, बोलो कैसी रही। मतलब एक व्यंग्य यहाँ है जहाँ वो बताते हैं कि पुराने लोग समय का बड़ा पालन करते हैं और आधुनिक लोग नहीं कर पाते हैं। पहले पर दहले का जवाब देना वाईडी पंत के आगे बढ़ाने की परंपरा रेमजे स्कूल अल्मोड़ा, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास की थी, वहाँ से वो स्वयं आगे बढ़े हाथ पर हाथ मारकर श्रोताओं का दिल जीतता था। और ये परंपरा उनको किसनदा के क्वार्टर से भी मिली जब वो पहली बार मैट्रिक पास बालक के रूप में उनके पास आकर शरण ली। हालांकि वहाँ किसनदा की परंपरा थी, आओ पकाओ और खाओ। अब यशोधर बाबू को इस उम्र में नौकरी तो नहीं मिल पाई क्योंकि बॉय सर्विस में नहीं लगाया जा सकता, यानी ऑफिस बॉय में। अब किसनदा ने उन्हें मेस में रसोईया बना लिया। अब इसी समय किसनदा ने इन्हें 50 रुपये उधार दिए ताकि वो अपने लिए कपड़े भी बना सकें और गांव में कुछ सहायता के लिए रुपए भेज सकें। और फिर किसनदा ने उन्हें नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया। अब चड्डा ने जोर से कहा कि अरे बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए हैं? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू एक बार तो शक पका गए, थोड़े भयभीत हुए और अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मैनन से सामने मुखातिब होकर सामने आकर कहा कि नाउ लेट मी सी, यानी मेरी तरफ देखिए। आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, यानी 6 फरवरी 1947 में मेरी शादी हुई थी। अब मैनन भी बड़ा होशियार निकला, उसने तुरंत कैलकुलेशन किया और तुरंत बोला मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी के पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थियों 25 साल पूरे होने पर सिल्वर वेडिंग बनाई जाती है और 50 साल पूरे होने पर गोल्डन वेडिंग और 100 साल पूरे होने पर प्लेटिनम वेडिंग बनाई जाती है। अब यशोधर बाबू खुश होते हुए झेंप गए, सहमित हो गए, डर गए और झेंपते हुए खुश हो गए। ये अदा उनको किसनदा से मिली, बिल्कुल सही। अब चड्डा इस मामले में बड़ा होशियार, उसने तुरंत चपरासी को बुला और कहा कि भगवान दास जल्दी से बड़े बाबू से बड़ा नोट लेकर पूरे सेक्शन के लिए, उप विभाग के लिए चाय पानी का इंतजाम कर लो फटाफट। अब यशोधर जी बोले कि अरे भाई हम तो ये वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाते। लेकिन चड्डा बोला कि मिक्सर कुछ मत कीजिए गुरुदेव, अब आपको चाय मट्टी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, थोड़ी माया भी इस बहाने थोड़ी निकल जाएगी। अब सबको पता है कि यशोधर बाबू बटुआ रखते हैं और उसमें पैसे रखते हैं। 10 का नोट यशोधर बाबू ने निकाला और दिया, लेकिन 10 के नोट से कुछ नहीं होना था। और यशोधर बाबू ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, चाय पीना कोई ऐसी बात नहीं है, दैट आई डू नॉट माइंड, मैं माइंड नहीं करता हूँ और हम लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंस्टिट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर माइंड हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, अर्थात मैं कुछ हद तक अनुचित मानता हूँ। अब चड्डा ने पूरे 30 रुपये मांगे यशोधर बाबू से। सबको पता है कि यशोधर बाबू बटुए में रखते हैं और इनका कोई दैनिक खर्चा भी नहीं है क्योंकि वो बस टिकट का खर्च भी नहीं है। गोल मार्केट से सीधे सेक्रेटरीट जो सचिवालय के लिए, पहले वो साइकिल से आते जाते थे, अब इधर से पैदल आने जाने लग गए हैं। बच्चे उनके आधुनिक हैं, युवा हैं, जो चाहते हैं कि ये स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर समहाउ बेहुदा सवारी मालूम होती है। कार अब अफोर्ड की नहीं जा सकती, तब उसकी बात सोचना ही क्यों। अब चड्डा के कहने पर पैसे तो दे दिए, 2 नोट और दे दिए, लेकिन वो रुके नहीं दावत के लिए।
क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके साथ गप्पे मारना, गपाष्टक करना, ये वक्त बर्बाद करना, ये उनकी परंपरा के विरुद्ध है। ये उनको किशनदास से नहीं मिला। यशोधर बाबू रोज़ बिड़ला मंदिर जाते और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनते, ध्यान लगाते, लेकिन उनके बच्चे हमेशा कहते हैं कि बाबा आप इस तरह से बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज़ मंदिर जाएं या व्रत करें। लेकिन यशोधर बाबू इस आलोचनाओं को अनसुना करते थे। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है, अनसुना करना। अब बिड़ला मंदिर से वो पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते। दफ्तर से भले ही वो 5 बजे छूटते, लेकिन घर वो 8 बजे आते थे। ये उनका हमेशा दैनिक दिनचर्या रही। दफ्तर से भले ही 5 बजे छूटते, लेकिन घर 8 बजे आते थे। ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। बिड़ला मंदिर जाते हुए उनकी नज़र किशनदा के उस 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी जो हाल ही में 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही थी। अब DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा लगता था, क्योंकि उनकी यादें जो वहाँ से जुड़ी थी। अब शहर में एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, यहाँ पर नई बस्तियों के पद गरिमा के अनुरूप D2 टाइप के क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, लेकिन यशोधर बाबू ने एक बार भी क्वार्टर छोड़ा नहीं। जब भी वो तोड़ने के लिए आते तो उस दूसरा वह शिफ्ट कर लेते थे। अब उनकी पत्नी पूछती भी थी कि जब ये टूट जाएगा तब क्या करोगे? तब वो कहते थे देखा जाएगा। इस तरह मुस्कुराकर वह किशनदा वाला वही फीकरा कह डालते थे। हकीकत ये थी कि बच्चे और पत्नी के साथ में यशोधर बाबू की हमेशा ही मतभेद रहने लगे। बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन कंपनी में नौकरी प्राप्त कर ली। यद्यपि समहाउ यानी कुछ हद तक यशोधर बाबू को अपने उस साधारण पुत्र में असाधारण वेतन देने वाली नौकरी को समझ कम आ रही थी। और वो कहते भी थे कि 1,500 रुपया तो अब हमें रिटायरमेंट के समय पहुंचकर मिल रहा है, तो शुरू में 1,500 रुपये देने वाली इस नौकरी से ज़रूर कुछ पेच होगा। और यशोधर बाबू का दूसरा बेटा जो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में वह तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू को एक समझ पाना असंभव था कि पिछले साल वो अलाइंड सर्विसेज, अलाइड सेवा का मतलब होता है इंजीनियरिंग सेवा, डिजाइनिंग सेवा, रोबोटिक्स सेवाओं के अंतर्गत सूची में उनका सिलेक्शन हो चुका था। फिर उसने ज्वाइन क्यों नहीं की, ये उनको समहाउ इम्प्रॉपर लग रहा था। वहीं तीसरा बेटा जिसने स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति प्राप्त करके अमेरिका चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। अब एकमात्र लड़की जिसने विवाह के लिए आए हुए अनेक वरों को ठुकरा दिया, और वो भी डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी देती थी। अब यशोधर बाबू को एक तरफ बच्चों की तरक्की से खुश होते, तो वहीं समहाउ यानी कुछ हद तक ये भी अनुभव करते कि वो खुशहाली कैसी जिसमें अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों के द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ यानी कुछ हद तक जचती नहीं। एनीवे, जनरेशन के गैप तो होता ही है, पीढ़ी अंतराल तो होता ही है, ऐसा कहकर वह स्वयं को दिलासा देता है पिता। हालांकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी तरह से आधुनिक नहीं है, लेकिन मातृसुलभ मजबूरियों ने उन्हें भी मॉडर्न बना दिया है। अब वो भी बच्चों का पक्ष लेने लगी, और वो शिकायत भी करती हैं कि जब वो विवाह करके गांव में ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे, उस समय जब वो आई थी तो संयुक्त परिवार में जेठानियों की ज़्यादा चलती थी, उसकी नहीं चलती थी। उसको तो बुढ़िया की तरह रखा जाता था, यानी जो नियम बुढ़िया ताई के लिए थे वही नियम उसके लिए थे। इसलिए वो यशोधर बाबू से उन्मुक्त होकर कहती थी कि तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, और मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक भला हो, सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला तो नहीं करता, साफ बात है, ऐसा वो कहती थी। अब वही औरत धर्म, कर्म, कुल, परंपरा और सबको ढकोसला कहकर वह घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती। तब यशोधर बाबू उसको, ये महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिएगा, सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा, या फिर बूढ़ी मुँह मुँहा से लोग करे तमाशे कहकर उसका विद्रोह में मजाक उड़ा दिया करते थे, अनदेखा कर देना चाहते थे, लेकिन स्वीकार करने के लिए बाध्य भी हो जाते थे, क्योंकि उनको पता है तमाशा उनके स्वयं का ही बन रहा है, हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। अब किशनदा ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, तो यशोधर बाबू से भी यही पूछा कि काश आप भी ऐसे करते तो क्या बेटर नहीं होता, अच्छा होता कि आप भी समाज के लिए अपना जीवन लगा देते। तब यशोधर बाबू को स्मरण होता है कि किशनदा का जो अंतिम जीवन था, बुढ़ापा था, वह सुखी नहीं था।
तमाम जो साथी थे उन्होंने हौज खास में, ग्रीन पार्क में, कैलाश, कहीं ना कहीं ज़मीन ले ली थी, मकान बना लिया था। लेकिन जब किशनदास रिटायर्ड होने से 6 महीने पहले ही उनसे क्वार्टर खाली करा दिया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने जितने उपकृत लोग यानी उपकार किया था, किसी ने भी उनको अपने पास रखने की बात नहीं कही। यशोधर बाबू भी ये प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उनकी भी उस समय शादी हो चुकी थी और 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार भी रहते थे। फिर किशनदास कुछ साल राजेंद्र नगर में रहे, फिर वो गांव लौट गए जहां साल भर में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं थी लेकिन वो ज़्यादा पेंशन प्राप्त नहीं कर सके। रिटायर्ड होने के बाद चिंताग्रस्त रहने लगे, इसलिए उनका शरीर मुरझाता गया। अब किसी ने यशोधर बाबू से पूछा कि उनको क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि समहाउ यानी जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। अब यशोधर बाबू ये जानते हैं कि जिनका परिवार नहीं होता है, बाल बच्चे नहीं होते हैं, घर परिवार नहीं होता, वो रिटायर्ड होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। इसलिए यशोधर बाबू जानते हैं कि बच्चों का होना जरूरी है। लेकिन उन्हें ये संकेत मिल रहा था कि उनके बच्चे मनमानी कर रहे हैं, इसलिए उनका बुढ़ापा में सुख प्राप्त होना मुश्किल है। मर्यादा पुरुषोत्तम किशनदास से एक सुनी हुई बात वो कभी नहीं बोलते, यानी वो कहते थे कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो ही जाता है। हालांकि किशनदास उनको बताया करते थे कि किस तरह से उन्होंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की थी, जैसे ककड़ी चुरा लेना, किसी की गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना और पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो के सिनेमा देख खाना। कौन ऐसा कर्म है जो तुम्हारे किशनदास ने नहीं कर रखा हो, ऐसे वो बताया करते थे। अब किशनदास के विरासत से मिला एक फिक्रा वो हमेशा ही अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते थे कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा वो कहते थे। कभी कभी उन्हें लगता कि शायद वो मैट्रिक में थे तब उनके पिताजी गुजर जाते, वो भी गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरते। अब जिम्मेदारी जल्दी पड़ गई, इसलिए वो भी जिम्मेदार आप जल्दी बन गए। इसलिए वो मजाक में कहा करते थे कि जब तक बाप है तब तक मौज कर लो। अब ये मुस्कुरा कर कहते थे तो बच्चों को लगता था कि बाप अभी तक उनका सनात है, यानी अभी तक उसका सहारा है। गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। अब यशोधर बाबू को कभी कभी मन में ये लगता भी था कि उनके बीवी और बच्चे ज़्यादा सयाने हैं, समझदार हैं, लेकिन 2-4 करने वाली रीत इनको पसंद नहीं है। बच्चे जब कहते थे कि बाबा डीडीए फ्लैट के लिए जो पैसा ना भरकर आपने भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदास की एक उक्ति जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने लोग उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, और रिटायर्ड होने पर गांव का पुश्ते नहीं घर, बस। तो एक तरफ यशोधर बाबू को ये भी पता है कि गांव का मकान अब पुश्तैनी मकान टूट फूट गया, अगर उसको तैयार करवाया, वहाँ जाकर बसे, मरम्मत करवाई तो झगड़ा मोल लेने है ही है। इसलिए उन्होंने हमेशा एक ही कल्पना की कि जब वो रिटायर्ड आएंगे तब तक उनका बच्चा सरकारी नौकरी में आ ही जाएगा, तो इस तरह से ये सरकारी क्वार्टर बना रहेगा, बस ये सोच रखा है उन्होंने। लेकिन जब पत्नी कहती हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अरे भाई आदमी को तो हर तरह से सोचना ही चाहिए। तब वो कहते हैं सब तरह की सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह सोचने वाले होते हैं, कहते हैं, और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। आज वो बिड़ला मंदिर से तेज कदम बढ़ाकर लक्ष्मी नारायण जी से हाथ जोड़कर एक 80 का फूल चुटिया में खोस कर और पीछे के प्रांगण में जहाँ पहुँचे जहाँ महात्मा जी गीता का प्रवचन सुना रहे। अब उनका मन तो लग नहीं रहा था। ये भी सच है कि भीतर से ज़्यादा इतने धार्मिक और कर्मकांडी भी नहीं है। अब ये किशनदास की परंपरा को निभा रहे थे कि जीवन के अंतिम पड़ाव में रोज़ मंदिर जाना, संध्या पूजा करना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ना, लेकिन ये यशोधर बाबू कर नहीं पा रहे थे। और जैसा कि नई पीढ़ी को देकर तुम राजपाट तुम लग जाओ और बाट वन प्रदेश की ओर, जो कहते हैं जैसा करते हैं करें, वैसा अगर बच्चे सलाह माने, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो नहीं मांगे। अब गीता सुनते सुनते उनको जनार्दन शब्द सुनाया, और जनार्दन जी उनके जीजा जी थे, जनार्दन जोशी, उनकी याद हो आई। वो अहमदाबाद रहते थे, उन्होंने कार्ड भेजा था और उनकी तबीयत भी खराब थी, पूछने अब अहमदाबाद जाना था। कहीं जाना यशोधर बाबू को अच्छा लगता था क्योंकि उससे पारिवारिकता आता है, लेकिन पूरे परिवार के सामने बात रखने से वो डर रहे थे। हुआ भी था, एक दृष्टांत हुआ कि कमू बेटे ने ये कह दिया कि भाई बुआ के वहाँ जा रहे हो तो पैसे मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर यशोधर बाबू को ये कहना पड़ा कि तुम्हारे बाबा की इतनी सीख है कि वो 100 रुपये उधार ले सकें, इतनी पैठ तो है। यशोधर बाबू का एक नारा था
कि हमारा सैफ तो ऐसा ही ठहरा। अब इस नारे पर उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी के अनुसार यशोधर जी सही कह रहे हैं कि उनके स्वयं के देखा कुछ नहीं है, क्योंकि गांव में माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में ही वो बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए, वहाँ से मैट्रिक पास की और वहाँ से वो कृष्णानंद जी के साथ में दिल्ली आ गए। अब उनकी पत्नी उनको उलाहना देती है कि किसिंदा के पास में रहकर तुमने भी बूढ़ापा ओढ़ लिया है। तुम पहले तो 2-2 सिनेमा दिखाते थे, गज़ल गाते थे, सहगल के गाने सुनते थे। तो यशोधर बाबू ये बात स्वीकार भी करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी ठीक ही है। अब वो पत्नी से कहा करते थे कि तुमने बेटी के कहने पर ये बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ये ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ऐसे तमाम कामों को अपनी बेटी की सलाह से शुरू कर दिया। मुझे तो बस सम हाउ इम्प्रॉपर लग रहा है, यानी कुछ हद तक अनुचित लगता है। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा, लेकिन देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। रिटायर्ड होने के बाद यशोधर बाबू अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा रखते हैं और वो कहते हैं कि फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, यानी पागल लोगों से दूर। अब ये सब चीज़ें पुश्तैनी रूप से किशनदा से सीखी थी। जब तक किशनदा दिल्ली में थे तो वह यशोधर बाबू हमेशा ही हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी जरूर लगाते थे। और किशनदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र यशोधर पंत के क्वार्टर में झांकना और ये कहना कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहकर कभी नहीं भूलते थे। किशनदा उन्हें सुबह बहुत जल्दी उठाते थे और कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ना, एंड मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज, वही आदमी स्वस्थ तंदुरुस्त रहता है। अब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और गृहस्थी में डूब गए। किशनदा का ये देखना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। अब यशोधर बाबू ने को यह अच्छा लगता है कि उन्हें कोई भाऊ कहता है कि छवि उनके मन में बसी हुई है कि कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने हुए, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी पकड़े हुए यशोधर बाबू हमेशा ही किशनदा के पट शिष्य यानी अच्छे शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका में रहे। कुछ चीज़ें उन्हें किशनदा की विरासत में मिले जिसके कारण उनके पत्नी और बच्चों से झगड़े होते थे, जैसे घर में होली गंवाना, जानियों पुनियों के दिन सब कुमायूनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर में आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए शिक्षा के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। ये ऐसे काम थे जो उन्होंने कृष्णदास से सीखे थे। अब यशोधर बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे हर बात पर उनका आदर करें और उनसे सलाह लें, जो कृष्णदास से वो लिया करते थे। वो मानते थे कि उनका नॉलेज ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक्सपीरियंस यशोधर बाबू का ही ज़्यादा है। ऐसा जब वो बच्चों को कहते तो बच्चे उनसे कहते थे कि बाबा आप भी हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं हम आपसे क्यों पूछे भाई। पर्वत से लौट रहे थे तो उनको लगा कि उनके बड़े बेटे की तरफ से उनको एक प्रस्ताव आया है कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद ही उन्होंने ही कहा था, तब वे एक दूसरे से कहने लगे तू कर भाई तू कर, यानी कोहराम मच गया। लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू को ये विषय बंद करना पड़ा और खुद ही लाना स्वीकार करना पड़ा। बच्चों ने ये कह के टाल दिया कि बाबा हमारी समझ में नहीं आता, इन कामों के लिए आप एक नौकर रख लीजिए और ईजा को भी आराम हो जाएगा। और कुमायूं बेटा नमक छिड़ते हुए ये भी कहता है कि कमाऊँ बेटा कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा, मैं वही बच्चा जो बुआ के वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं दे रहा था नौकर के लिए देने को तैयार है। बस यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर लग रहा है, कुछ हद तक अनुचित लगता है। अब बेटे की नौकरी का पैसा बेटे के खाते में सीधा चला जाता है तो यशोधर बाबू कहते हैं कि क्या बाप का अकाउंट बेटे के साथ में जॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा पैसे फालतू उड़ा रहा है जबकि उसने इस उम्र में क्वार्टर बना लिया था, मकान बना लिया था, लेकिन ये कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफे डलवा रहा है, कभी डबल बेड, कभी सिंगार मेज, ऐसे आइटम में वो अपने पैसे व्यर्थ खर्च कर रहा है जो समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। सब्जी लेकर जब यशोधर बाबू खुद ही भी सड़कों और टूटे क्वार्टरों के मलबे के बीच उन 3 क्वार्टर जो अभी साबुत हैं वहाँ एक बदरंग तख्ती पर नाम लिखा है YD पंत, वहाँ पहले तो उन्हें धोखा हुआ, फिर वो देखते हैं कि क्वार्टर के बाहर एक कार खड़ी है, कुछ स्कूटर हैं, कुछ मोटरसाइकिल हैं, बहुत से लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें लटक रही हैं, गुब्बारे लटके हुए हैं और रंग बिरंगी रोशनियाँ चली हुई हैं।
फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, अरे है तो ये अपना बेटा ही, जिसके कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा है और कह रहा है गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, यानी तुम अपने पिता को मेरी तरफ से बधाइयाँ देना। यशोधर बाबू थोड़े ठिठक गए। उन्होंने कहा कि पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है। उनका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया कि जो करते होंगे ये सब छोकरे वोकरे, उनकी माया ये जाने। उनकी पत्नी कुछ मैम साहबों को विदा कर रही थी और उनकी ये पतलून और सैंडो वाली ड्रेस देखकर उनको समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन उसकी पत्नी भी बड़ी जिद्दी जो ठहरी और फिर वो कहती भी हैं कि वह सिर पर पल्लू बल्लू मैंने कर लिया बहुत तुम्हारे कहने पर, समझे मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने के लिए वो हमेशा ही तैयार रहती थी, होठों पर लाली, बालों पर खिजाब लगाए हुए, जबकि ये बातें ये चीज़ें ही तो आप कुछ कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी। अब आधुनिक किस्म के अजनबियों को देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में दुबके रहे। बच्चों को यही शिकायत थी कि बाबा एलडीसी टाइप में ही मिक्स रहते हैं, वो कभी उनके मित्रों के साथ नहीं आते हैं। अब जब कार वाले सब चले गए तो वो घर में आते हैं और देखते हैं कि सभी पुत्र पुत्रियां, मित्र, रिश्तेदार जमे हुए पार्टी कर रहे हैं। आते ही बड़े बेटे ने चिड़की लगाई कि बाबा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है, ऐसा यशोधर बाबू ने शर्मिली हंसी से कहा। तो उसने कहा जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। ये टिप्पणी भी चंद्रदत्त तिवारी की जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते में से वो यशोधर बाबू का भांजा भी लगता है। एक तरफ यशोधर बाबू को अपने बेटों से शिकायतें हैं तो दूसरी तरफ वह भूषण का गैर सरकारी नौकरी लगना भी बखूबी समझते हैं कि भले ही वो छोटी सी उम्र में 1,500 माहवार प्लस कन्वेंशन अनाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए यशोधर बाबू बेटों की खरीदी हुई हर चीज़ के संदर्भ में टिप्पणी करते हैं। उन्हें तो समहाउ समझ में नहीं आती। जैसे घर पर भले ही चाहे कोई गैस जला देता है तो समझते हैं कि ये रोटी समहाउ कैसी लगती है, और वहीं अगर कोई फ्रीज में रख देते हैं कुछ चीज़ तो उन्हें लगता है कि बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी। वहीं फ्रीज का पानी पीकर मेहमान अपने आप को धन्य पाते हैं, ऐसा यशोधर पंत का कहना है। अब यशोधर बाबू को अपनी ये पार्टी भी समहाउ इम्प्रॉपर लगी, यानी कुछ हद तक अनुचित लगी। उन्हें इस बात से संतोष तो हुआ कि अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार कर्जा लेकर निकाल कर बगैर किसी खास धूमधाम के विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर देख लो केक आ रहे हैं, 4 तरह की मिठाइयाँ हैं, 4 तरह के नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। यशोधर बाबू का चचेरा भाई गिरीश जो कहता है कि आपकी ये 6 फरवरी 1947 को शादी हुई थी, इस हिसाब से आज तो 25 साल हो गए। दफ्तर में फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन लगा नहीं। भूषण ने कहा शाम को आ जाओ, बॉस को भी बुला लूँगा, पार्टी हो जाएगी। गिरीश यशोधर बाबू के पत्नी का चचेरा भाई है जो बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। सहायता के लिए यशोधर बाबू के बेटे ने अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि भूषण को बिगाड़ इसी ने दिया है। कभी वो ज़्यादा कहते तो पत्नी कह पड़ती थी कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते तो बिगाड़ दिया, ऐसे थोड़ी कहते हैं। यशोधर बाबू को सभी जब मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे करके बधाई दे रहे थे वो थैंक यू और कहकर वापस प्रत्युत्तर देते थे। उनका कहना था कि किसिंदा कहा करते थे कि सब कुछ आना चाहिए, सीखना हर बात एक की बात ठहरी लेकिन अपनी छोड़नी नहीं है। टाई सूट पहनना आना चाहिए लेकिन धोती कुर्ता पोशाक है ये भूलना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना था। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी आदत लग रही थी लेकिन बेटी के आग्रह पर वो काटना ही था। और जब उनको केक खिलाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इसमें अंडा होता है, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन जब लड्डू खाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी संध्या करनी है। तो भूषण ने झुंझला कर कहा कि तो अब्बा अब आप जाकर संध्या कीजिए, हम आपकी वजह से सब कब तक रुके रहेंगे। यशोधर बाबू ने कहा कि मेरे लिए कोई रुकने की ज़रूरत नहीं, आप खाइए। आज यशोधर बाबू को पूजा में कुछ ज़्यादा देर लगी और जब तक मेहमान उठकर चले जाएं इतनी देर लग गई। पत्नी और बच्चे बारी बारी से आकर झांकते थे लेकिन जल्दी कीजिए मेहमान जा रहे हैं, लेकिन उनकी पूजा समाप्त नहीं होती। शाम की 15 मिनट की पूजा लगभग 25 मिनट तक उन्होंने खींच ली। जब उन्हें पता चला कि सब चले गए तब पद्मासन साध कर ध्यान लगाए बैठकर
उन्होंने अपने प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे थे। और यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किसनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगे से ही हैं। हाँ, शुरू में तो आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा इस दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते और ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल टोपी, विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ऊ, हाथ में डंडा धारण करके बिल्कुल किसनदा की भांति अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझाने के लिए। हर रविवार किसनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था कि फूंक मार कर नहीं पीना चाहिए। चाय सुड़कते हुए किसनदा प्रवचन करते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। पूजा स्थल से गमछा पहने हुए वो सीधे ही पार्टी स्थल पर यशोधर बाबू आ जाते हैं और आते ही बोलते हैं, एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। लेकिन बेटी कहती हैं, अब गोया गमछा पहन कर रखा जा सकता है, बेटी से कहते हैं। लेकिन बेटी चिल्लाती हैं कि लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गमछा पहनकर आप बैठक में आ जाए। बाबा, यू आर द लिमिट, आप अपने लिमिट में रहिए। लेकिन वो कहते हैं कि बेटी, हमें जिसमें सज जाएगी, अच्छा लगेगा, हम वही करेंगे। तुम्हारे जींस में तो हमें अच्छा लगता नहीं। और यशोधर बाबू का ध्यान वहाँ मेज़ पर रखे हुए कुछ गिफ्ट आइटम पैकेटों पर पड़ती है और कहते हैं कि ये कौन भूल कर जा रहे हैं भाई। तो भूषण बोला कि आपके लिए प्रेजेंट हैं, खोल दीजिए। और वो कहते हैं, इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर वो शर्मिली हंसी हंसते हैं। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर खोलता है। इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना बाबा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा ले आई और इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा ना नुच करने के बाद यशोधर बाबू ने आग्रह की रक्षा की और गाउन का शेष खींचते हुए कहा कि अच्छा, तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों के कोर में एक जरा सी नमी चमक गई। ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में ये बात चुप गई कि उनका बेटा ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, बल्कि वह ये नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में अब किसनदा उतर आया कि जिसकी मौत किस कारण से हुई थी, जो हुआ होगा उससे हुई थी।